नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि देश के अंदर क्या चल रहा है और बाहरी ताकतें हमारे देश को कैसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता ही होगा 1947 में जिन्ना की जिद ने इस्लामीकरण के नाम पे भारत के टुकड़े किए थे और भारत और पाकिस्तान बना। अब फिर से भारत को उसी दौर में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार इस्लामीकरण पे नहीं, इस बार ईसाईयतकरण के ऊपर भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, जहां पे ईसाइयों की संख्या बढ़ते जा रही है और मैं मुद्दे पे बात करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा, भारत के इस क्षेत्र को समझना है, पूर्वी भारत को। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से आपको पूरा दिख रहा है, ये भारत का पूर्वी स्टेट्स है। इन स्टेट्स में धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो चेंज हो रही है। एक समय यहाँ की जनसंख्या हिंदू बहुल थी, अब यहाँ की जनसंख्या हिंदू बहुल ना होकर के ईसाई बहुल होते जा रही है। मणिपुर में विवाद देख रहे हैं और बहुत सारे स्टेट में विवाद, नागालैंड का विवाद, मिजोरम का विवाद, कई राज्यों में यहाँ पे विवाद है। विवादों के पीछे की सच्चाई को जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोकेशन को समझ लीजिए। ये जो लोकेशन है, अरुणाचल प्रदेश हमारा जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, साथ ही हम नागालैंड को देख रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सारे स्टेट्स हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है। मिजोरम की बाउंड्री आप देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ भी है और साथ में म्यांमार यहाँ पे स्थित है। मणिपुर म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ, नागालैंड म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ। म्यांमार आज का म्यांमार अर्थात पहले का बर्मा। तो यहाँ पे जो साजिश की जा रही है, बड़ी खतरनाक साजिश है। साजिश को समझने का प्रयास करेंगे। साजिश क्या हो रही है? ईसाईयत के नाम पे इन क्षेत्रों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बांग्लादेश की जो पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके एक बयान के ऊपर बातें करता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय कंट्रीज मिलकर बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर, जो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा की जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो है आपका, ये हो गया आपका म्यांमार की सीमा। देखिएगा अच्छे से, ये म्यांमार की सीमा है, येलो कलर से जो मैंने दिया। इधर भी आप जब देखेंगे ये म्यांमार की सीमा है, ये वाला म्यांमार का सीमा है, साथ ही बांग्लादेश का सीमा है। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश और म्यांमार का जो सीमा है, दोनों के कुछ क्षेत्र को मिला करके वो एक ईसाई बहुल देश बनाना चाहते हैं। ईसाई बहुल देश का मतलब आप समझिएगा, जहां पे ईसाइयों की संख्या अधिक हो जाए। अक्सर देश टूटते हैं, किसी भी धर्म की संख्या अगर अधिक बढ़ जाए, वो अपने लिए एक सुरक्षित देश की मांग करते हैं और देश टूटता है। तो यहाँ पे भी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का जो बयान था, इसको खतरनाक स्थिति में ले जाता है और वो बता दी है कि क्या होने वाला है। अब इसी के बाद हम आंकड़ों पे बात करेंगे। हम यहाँ के आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के आंकड़े क्या बता रहे हैं। इनमें से कुछ स्टेट भारत के ऐसे हैं जहां पे आंकड़े चेंज हो रहे हैं। आप सबसे पहले देखो, एक स्टेट में दिखाता हूं, ये है मणिपुर का स्टेट, ये मणिपुर। ये है आपका मिजोरम, जिसपे मैं बात करने वाला हूं। ये है नागालैंड, जिसपे मैं बात करने वाला हूं। ये है मेघालय, जिसपे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मिजोरम को देख लेते हैं। ये मिजोरम जो है अभी फिलहाल, ये वाला स्टेट मिजोरम, यहां की आबादी 90% हो गई है सिर्फ ईसाइयों की। यानी मिजोरम में जो आबादी है ईसाइयों की, 90% पूरे जनसंख्या की हो चुकी है। आखिर कैसे हुई? सोचने की बात है। अगर हम फिर बात करें नागालैंड की, आप देखिए नागालैंड भी म्यांमार से बाउंड्री सटी हुई है। तो नागालैंड की जो पॉपुलेशन है 87.92% सिर्फ हो गई है ईसाइयों की। और मैं आपको बता देता हूं इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा कि 1951 में यह आबादी सिर्फ 46% के आसपास थी। अब देखिए कितनी परसेंट आबादी बढ़ चुकी है। 46% वाली आबादी 87% पे पहुंच चुकी है। अगर हम मेघालय की बात करें, जो मेघालय आप देख रहे हैं स्टेट, जहां पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, इस स्टेट के भी आबादी बहुत तेजी से बदली है और मेघालय में 74%, मतलब डिक्टेंशन के आसपास है आबादी।
74% आबादी है। और यहाँ पे मेघालय में 1961 में जो आबादी थी इनकी, ये मात्र आबादी थी 35%। तो 35% की आबादी डबल से ज्यादा हो गई ईसाइयों की, मतलब हर जगह आबादी इनकी डबल हो गई है 51 और 61 के बाद। साथ ही एक स्टेट में दिखाता हूं, अरुणाचल प्रदेश, जो हमेशा, ये जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो हमेशा विवादों में बना रहता है, जो समस्याएं हैं चाइना के साथ। चाइना बोलता है कि उनका प्रदेश है। चाइना की जो मैकमोहन रेखा है, भारत की मैकमोहन रेखा है, यहाँ पे मैकमोहन रेखा खींची गई थी, उस मैकमोहन रेखा को भी वो नहीं मानता और अपना बताता। अब यहाँ की आबादी तेजी से ईसाइयत की आबादी होते जा रही है, जो भारत के लिए भविष्य में खतरनाक संकट उत्पन्न करेगा, एकदम करेगा। साथ ही मणिपुर, ये जो मणिपुर अभी जल रहा है, मणिपुर में विवाद आपने सुना होगा कि खतरनाक विवाद मणिपुर में है, और मणिपुर की भी आबादी 41.28% पहुंच गई है। बता दूं कि 1951 में मात्र 11% के आसपास थी, और ये आबादी मात्र 0.8% ईसाइयों की आबादी थी। 0.8% से 30%, 11% से 41%, 30% से 74%, 46% से 87%, 87%। तो अब मैं समझाता हूं डेटा बताने के पीछे कारण क्या है। डेटा बताने के पीछे का कारण साफ साफ यह कारण है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान दिया था कि इस जगह को तोड़ करके एक अलग देश बनाया जाएगा ताकि एशिया में जो ईसाई लोग हैं इसको कंट्रोल कर सके। साफ साफ सुनिएगा, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने साफ बोला था कि आप हमें एयरबेस बनाने की जगह दें। यदि आप एयरबेस बनाने की जगह देंगे तो हम आपको चुनाव में भी मदद करेंगे और चुनाव जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। यदि आप नहीं करते तो आपको हम किसी न तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे। शेख हसीना के सामने यह डर बना हुआ था। अमेरिका और पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधियों के द्वारा बांग्लादेश से शेख हसीना को उठा करके हटा दिया गया। अब जो सरकार बनी है उस जगह पे, वो सरकार साफ साफ इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है, जो अपने आप में काफी खतरनाक स्थिति लाकर दे रही है। और ये जो बातें उन्होंने कही थी कि वहां पे एक ईसाई बहुल देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? इस जगह पे कई ईसाई मिशनरीज हिंदू को और मुसलमानों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उनके को घर बना के देना, उनको फंडिंग करना, पैसे देना, ये सारा काम तेजी से चल रहा है। तो क्या इस पे हमारी भारत सरकार सो रही है? भारत सरकार क्यों नहीं इस पे जायजा ले रही है? और जो एनआरसी लाने की बात की गई थी, जिसपे सबसे ज्यादा विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया था, अगर भारतीय मुसलमान समझेंगे इस चीज को कि आखिर आपके देश में क्या हो रहा, आपका देश किस आधार पे टूट सकता है, तो शायद वो भी एनआरसी का विरोध न करे। जो लीगल व्यक्ति होंगे पेपर सबमिट करेंगे, एनआरसी के तहत भारत के शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये खतरनाक स्थिति जो पैदा हो रही है, इसके पीछे कौन? इसके पीछे अगर कोई है तो अमेरिका है। अमेरिका यहां से क्या करने वाला मैं बता देता हूं। अमेरिका इस जगह से अपना अगर एक देश बन जाता है जो उनके पूरे कंट्रोल में होगा, ईसाइयत के कंट्रोल में होगा, एयरबेस बनाएगी, एयरफोर्स कैंप बनाएगी, परमाणु बम सिस्टम लेस करेगी, और सीधा सीधा दो बड़े देश जो एशिया के हैं, जो दो सुपर पावर एशिया के हैं, एक भारत और चाइना, दोनों को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। क्योंकि ना चाइना अपने यहां एयर स्पेस देती है और ना भारत एयर स्पेस देती है। तो भारत के आसपास और चाइना के आसपास कौन सा ऐसा लोकेशन होगा जो सामरिक रूप से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होगा? तो लोकेशन हो सकता है म्यांमार के कुछ भाग, बांग्लादेश के कुछ भाग और भारत के कुछ भाग, तीनों को मिलाकर के एक ईसाई कंट्री बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसी के आग में आपका मणिपुर जल रहा है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मणिपुर का जो आप समझिएगा बहुत अच्छे से, मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है, मणिपुर जल क्यों रहा है। तो मणिपुर के जलने के पीछे कुछ कारण है। तो मणिपुर में भी हाल में ड्रोन से अटैक हुए। आपने सुना होगा यूक्रेन और रसिया वार में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ईरान, इजराइल, उधर जो सारे विवाद छिड़े हुए हैं, वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन आज के डेट में एक सुपर हथियार है,
जो लड़ाई में बिना किसी व्यक्ति की मदद से बम फेंक करके चला आता। तो जो जनजातीय हैं मणिपुर में, इन जनजातियों के हाथ में ड्रोन कैसे आया? ड्रोन से हमले तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं हो रहे, रॉकेट लॉन्चर से तो हमले पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं हो रहे, लेकिन ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से हमले मणिपुर में, वो भी एक जनजाति द्वारा दूसरे जनजाति के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं। तो इसके तह में जाना होगा। इसके तह में अगर हम आए तो मैं आपसे सीधा बात करूं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको बता देता हूं। इस पे मेरा एक वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर का जो एरिया है, मणिपुर का जो ये वाला एरिया, बीच का एरिया देखिएगा ठीक से, मणिपुर का जो ये बीच वाला एरिया है, इस एरिया में और जो बाहर की एरिया है, दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क है। बाहर का जो मणिपुर का एरिया है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, और ये जो इम्फाल का एरिया है, जो राजधानी की एरिया है, इसी राजधानी के एरिया में एक जनजाति रहती है। जनजाति को बोलते हैं मैतई। इसको क्या बोलते हैं? मैतई जनजाति। और जो पहाड़ी क्षेत्र में जनजाति रहती है, ये है नागा, नागा प्लस कुकी। तो सारा जो विवाद है नागा, कुकी और मैतई के बीच में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैतई कौन है। ये पूरे मणिपुर की आबादी का 50% मैतई है, जिसमें हिंदू और प्लस मुस्लिम शामिल है। तो मैतई में हिंदू प्लस मुस्लिम शामिल है, एक जनजाति है जो पूरे आबादी का 50% है। लेकिन ये पूरे मणिपुर के 10% जो भौगोलिक क्षेत्र में ही रहते हैं। लेकिन ये जो है ये 34% है, और ये मणिपुर के 90% भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। मतलब इधर का पूरा भौगोलिक क्षेत्र इनके लिए क्यों है, इस पे समझिएगा क्या विवाद है। तो हमारा जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371C। यह बोलता है कि कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे जमीन खरीदने का अधिकार सिर्फ जनजातियों को है, एसटी को। तो एसटी जो मैतई के लोग हैं, एसटी के कैटेगरी में नहीं आते। ये जो लोग हैं ये एसटी के कैटेगरी के लोग हैं, एसटी में आते हैं नागा और कुकी। ये आकर के मणिपुर के बीच वाले भाग में भी जमीन खरीद सकते हैं, और बाहरी भाग में तो खरीद ही सकते हैं। लेकिन जो मैतई के लोग हैं वो यहाँ पे जमीन सिर्फ खरीद सकते हैं, बाहर में जमीन नहीं खरीद सकते। तेजी से इनका भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, बाहरी फंडिंग आ रही है, लोग जमीन आकर के इम्फाल में भी खरीद रहे हैं, जिसके चलते इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। अंततः हाई कोर्ट ने कहा कि मैतई को एसटी में शामिल कर दिया जाए। इस प्रकार मैतई अगर एसटी बन जाती है तो पूरे मणिपुर के जो भी अधिकार हैं एसटी के, इन्हें भी मिल जाएगा। इसी के खिलाफ नागा और कुकी ने विरोध किया, सड़कों पे उतरे और दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ गई। अब बात यह है कि नागा और कुकी का सपोर्ट तो बाहरी देशों का है, और बाहरी देश इन्हें हथियार दे रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं, जिससे ये अपने ही देश के लोगों पे ड्रोन से हमले कर रहे हैं। यह मामला छोटा नहीं है, यह मामला बहुत बड़ा है। इस मामले के कारण एक देश में आंतरिक फूट दिखाई पड़ रही है। किस प्रकार म्यांमार से सटा हुआ है और लोग आकर के यहां पे कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो नागा और कुकी हैं ये कोई और नहीं है, ये म्यांमार के लोग हैं, जो बहुत पहले मणिपुर के राजा ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में इनको शामिल किया था। उसके बाद ये लोग इस पहाड़ी क्षेत्र में आकर के बस गए, और अभी भी बसे हुए हैं, और अपने अधिकार भारतीय बन गए। एनआरसी जो लाया जा रहा था, अगर एनआरसी में प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, इनके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। एनआरसी को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अमित शाह आगे क्या करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, कैसे चीजों को चलाते हैं, ये आगे बात होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मणिपुर को भी तोड़ने की साजिश की जा रही है। मणिपुर में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया जा रहा है। और किस पे? जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान बसे हुए हैं, इन हिंदू मुसलमानों को मारा जा रहा है मणिपुर में ईसाइयों के द्वारा। और कैसे मारा जा रहा है? तो ड्रोन से मारा जा रहा है। इस स्थिति को पूरे भारत के लोगों को समझने की जरूरत है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पे आंतरिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो आपको बता दूं, ईसाइयत की जो लड़ाई है ना, वो भारत को तोड़ने की लड़ाई है, भारत के पूर्वी भारत को अलग करने की लड़ाई है। और बाद में अगर ये टूट गया गलती से, तो बगल में आकर के अमेरिका बैठेगा हमारे पड़ोस में एयरबेस लेकर के।
अमेरिका हमारी रणनीति को प्रभावित करेगा। जो हम तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम जल्द 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, या हम भविष्य में और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, और भारत को बहुत बेहतर तरीके से रोकने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। मैं खुल के बातें कर रहा हूं यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये छोटी बातें नहीं है, सब बहुत बड़ी बातें हैं। इसके पीछे बाइडेन साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और बाइडेन हमें दिखाया जाता है कि हमारे देश के लिए बहुत फेवर में काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी इनके पास है, अमेरिका ही सबसे आगे रहना चाहिए। और ये जो तोड़ने की साजिश है, जिनपिंग साहब को भी तोड़ा जाएगा आगे जाकर के। अभी भले इनको साथ लेके चल ले, चाहे जो कर ले, तो भारत के लोगों को समझने की जरूरत है, फेसबुकिया नेता न बने, फेसबुकिया स्टेटमेंट न दे। भारत का ही एक अंग है, समझिए, भारत का हमारा ये हैंड है, और इस हैंड को काटने का प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर के लोग भी हमारे लोग हैं, नागालैंड के भी लोग हमारे लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी लोग हमारे लोग हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इनके फेवर में कुछ काम करे, और जो समस्या यहाँ पे जनरेट हो गई है, इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। 2008 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रयास किया था, एक संधि की थी, उसके बाद झगड़े शांत हो गए थे। लेकिन अभी तक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, अभी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कोई प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं आ रही है, किसी प्रकार की बात नहीं आ रही है। सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान की बात किया जाता है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसको लेकर अंतर विरोध तो देखने को मिलेगा ही। अंदर में हमारी एजेंसियां क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मैं बता नहीं सकता। हमारा गृह मंत्रालय इस पे क्या रुख है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे कुछ उधर से आउटपुट देखने को मिला नहीं है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भविष्य के खतरनाक जो सुरक्षा में सेंध लग सकती है भारत की, उस पे आपका ध्यान दिलाया जाए और आपको बताया जाए किस प्रकार भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। और साथ ही इतना ही नहीं, दुनिया में 2 धर्म अपने आप को प्रसारित करने में लगी हुई है, एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। अगर इस्लाम को आप देखें तो अरब से निकल करके अफ्रीका के टॉप कंट्रीज में ऊपर वाले उत्तरी भाग में चली गई, इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एरिया में आके बसी, भारत में भी है। अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कई देशों में बस गई है और लगातार फैलाव जारी है। तो इस्लाम भी भारत में है, क्रिश्चियनिटी भी भारत में है। तो अब आगे देखने की जरूरत है कि किससे हमें ज्यादा नुकसान है। क्या इस्लामीकरण का प्रयास किया जा रहा है भारत को, या भारत को क्रिश्चियनिटी का प्रयास किया जा रहा है, ईसाईयत बनाने का प्रयास किया जा रहा है? कौन ज्यादा फंडिंग खर्च कर रहा है, ये भारत सरकार को देखने की जरूरत है। तो भारत का अभिमान है हमें, भारत का गुरूर है हमें, भारत हमारी आन है, भारत हमारी शान है। और इस भारत के लिए जो भी सूचनाएं देनी होगी, हम आकर अपने यूट्यूब पे देंगे, अपने बेसिस पे देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईसाईयत के लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी धर्म के लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। हमारा काम भारत के समर्थन में है, भारत के हित में है, और भारत के संप्रभुता के लिए हमारा काम रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, नमस्कार।